ओवैसी की विवादों में रहते हैं। एआईएमआईएम के नेता हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, असरुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं। एक नया वीडियो इनका अब सामने आ गया है जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी एक पुलिस इंस्पेक्टर को अपने समर्थकों के बीच धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। हैदराबाद के चंद्रयान गुट्टा सीट पर एक सभा चल रही थी, वहां ये सब कुछ हुआ। रात के 10 बजने वाले थे। मौके पर मौजूद पुलिस अफसर ने अकबरुद्दीन ओवैसी को वक्त का हवाला देते हुए कहा कि अब आपको अपना प्रचार बंद करना पड़ेगा। ये कोई उनके खिलाफ ही हो रहा है ऐसा नहीं है। ये देश भर में एक ऑर्डर लागू है सुप्रीम कोर्ट का कि इतने बजे के बाद आप लाउडस्पीकर नहीं बजा सकते हैं, चुनाव में इतने बजे के बाद आप सभा नहीं कर सकते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक पुलिस वाला मुझे बता रहा है, वो भी हैदराबाद में मुझे बताएगा कि मुझे क्या क्या करना है। भड़क गए और साथ में उनके समर्थक भी थे। तो उसके बीच में अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस वाले से ये कहा कि मैं अभी बोलूंगा और मैंने अगर इशारा कर दिया तो तुमको दौड़ना पड़ जाएगा। सुनिए। करिए आपको, फिर चलिए चलिए। की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया। हिम्मत है के ठहरे 5 मिनट अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ऐसी आते हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए होशियार रहो। ये चाहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, तो ये लोग कैंडिडेट बनकर आ रहे हैं। आ जाओ, देख लेते हैं तुम जीते हम। इससे पहले क्या क्या बोल चुके हैं, कब विवादों में रहे, सब जानते हैं हम लोग। लेकिन आश्चर्य इस बात का मुझे हुआ कि ये हैदराबाद में पुलिस वाले से क्यों लज रहे थे। बीआरएस की सरकार, ये बीआरएस के साथी, और जो बातें बता रहे हैं कि ये इस तरीके से परेशान करने आते हैं, ये उम्मीदवार बन जाते हैं, ये हमारे इत्तेहाद को यानी हमारी एकजुटता को तोड़ने के लिए आते हैं। क्यों करेगा भाई वो पुलिस वाला इनके साथ ऐसा, वो भी हैदराबाद के अंदर? नहीं, मुझे इससे बड़ा सवाल ये लग रहा है कि क्या अब तक ये चुनाव आयोग की नज़र में नहीं गया है। क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो आपने बताया कि देश में हर जगह लागू है कि 10 बजे सभा बंद हो जाती है। वो इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी निभा रहा था। यही तरीका होता है कि आप जाके बता देते हैं धीरे से कि भाई 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा बचा हुआ, अब इसको वाइंड अप कर लीजिए। वहां वो सुनते नहीं है, वो अलग बात है। वो खतरनाक तरीके से भीड़ को तैयार कर रहे हैं कि वो कभी भी हमला कर दे। और ये जो तैयार करना है, ये किसी सामान्य व्यक्ति के खिलाफ, विरोधी नेता के खिलाफ नहीं है, ये उस शासन प्रशासन के खिलाफ है जो शासन प्रशासन इस वक्त चुनाव आयोग के अंदर चल रहा है। लेकिन वैसे तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की सरकार है जिसमें वो खुद शामिल है, उनकी पार्टी। और ये खतरनाक है। आप सोचिए जरा, जिस तरह के उन्मादी नारे लग रहे थे, जिस तरह से भीड़ चीख रही थी, मान लीजिए उसमें कोई एक उत्साहित हो जाता, कोई एक उन्माद बढ़ जाता उसका, और वो किसी के साथ कुछ घटना हो जाती, उसका जिम्मेदार कौन होता? और अगर कोई हेट स्पीच, भड़काऊ भाषण की श्रेणी में आता है तो अकबरुद्दीन ओवैसी का ये भी भाषण आता है। पहले के भी कई भाषण हैं, ये भी भाषण आता है। मुझे तो लगता है चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई होनी ही चाहिए। एक कार्रवाई नहीं होगी तो दूसरी कई घटनाएं तैयार होंगी इसी तरह से उन्माद फैलाने के लिए। और सौरभ, वो कह रहे हैं कि हमारे इत्तेहाद को ये तोड़ने की कोशिश करते हैं। इत्तेहाद मतलब हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी एकता आपकी, किस एकता की आप बात कर रहे हैं, समझा जा सकता है। और पुलिस अधिकारी को ये कहना कि दौड़ाएं क्या,
आप समझें कि वो दौड़ाएं क्या के पीछे का मकसद क्या है, किस लिए? कोई रनिंग रेस तो वहाँ हो नहीं रहा है। दौड़ाएं क्या मतलब सीधे सीधे वो उस भीड़ को उकसाते हुए लगभग बोल रहे हैं कि आप पुलिस अधिकारी के साथ आपको क्या करना है, पुलिस के इंस्पेक्टर के साथ क्या करना है। और इतना सीरियस केस, लेकिन ऐसे शांति दूतों के बयानों पे आप देखेंगे कि आमतौर पर कोई खास रिएक्शन नहीं होता, खासतौर पर तब जब एक जो खास आपको एक क्लास दिखेगा जो कि पार्टी विशेष के अगर नेताओं ने वैसी बयान दी है, वहां पर उनको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा तूफान आ गया है, तो संविधान तार तार हो गया, संविधान की धज्जियां उड़ गई। लेकिन इस तरह के जब बयान आते हैं तो कोई आपको रिएक्शन तक नहीं दिखेगा। और बड़ा मसला ये था कि अकबरुद्दीन जो बोल रहे हैं उस पर भीड़ का जो रिएक्शन आ रहा है, जो रिस्पॉन्स आ रहा है, सोचिए कैसी भीड़ है, कैसी रिस्पॉन्स है, वो ज्यादा चिंताजनक है। नहीं, और ये तो खैर इनकी सभाओं में ऐसा ही होता है और इनको ये लगता है कि मेरी यही खासियत है, मैं यही बोलूंगा, ऐसे ही बोलूंगा, यही मेरा ट्रेडमार्क पॉलिटिक्स है और भीड़ का रिएक्शन ऐसे ही आएगा इनकी सभाओं में। ओवैसी और ओवैसी के भाई और ओवैसी की पार्टी की राजनीति यही है। इसी तरह की राजनीति वो बरसों से करते आए और उसी राजनीति को वो हैदराबाद के जाने जाते हैं। मुझे लग रहा है कि ये सीधे सीधे मॉब लिंचिंग की तरफ का इशारा था कि एक पुलिस अधिकारी को जो लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना चाहता है, जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों में चुनाव करवाने के लिए 10 बजे का समय सीमा बता रहा है, उसे रोकने की कोशिश थी। आप देखिए अभी शिवराज सिंह चौहान की, अभी मध्य प्रदेश के चुनाव की घटना है। शिवराज सिंह चौहान प्रचार कर रहे थे और वो शहडोल में रात को पहुंचे 10 बजने में 2 से 3 मिनट बाकी थे, उसके बाद वो प्रचार नहीं कर सकते। स्टेज पे जाके उन्हें टाइम देखा तो उन्होंने सिर्फ जनता को हाथ जोड़ा और स्टेज से उतर गए। शिवराज सिंह चौहान तो मुख्यमंत्री है, वो चाहते तो 1-2 मिनट बोल सकते थे वहां पर, 10 का 2 मिनट भी करते, लेकिन उन्होंने 2 मिनट पहले समय देखने के बाद वहां कुछ भाषण नहीं दिया, हाथ जोड़ा और बोला कि समय हो चुका है, मैं बाद में यात्रा करूंगा, माफी मांगता हूं, मैं आने में देर हो गई, और स्टेज से उतर गए। जब शिवराज सिंह चौहान जैसा मुख्यमंत्री, एक नेता इतना समय का ध्यान रख सकता है, तो मुझे लग रहा है भारतीय राजनीति में शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा प्रदर्शन कर चुके हैं, गुजरात में इस तरह से हुआ है, अभी प्रधानमंत्री राजस्थान में गए थे, बड़े नेता हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब देश के बड़े नेता ऐसा कर रहे हैं तो कम से कम ये उनसे देख के तो सीखे। बेसिकली इसे सीखने की उम्मीद नहीं की जा सकती, या इसी तरह की नेतागिरी करते हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस स्थिति से ओवैसी पार्टी हैदराबाद के अंदर और तेलंगाना के अंदर जिस तरीके से दिन पे दिन कमजोर होती जा रही है, ये बताता है उनका फ्रस्ट्रेशन कि वो अब अपने इस तरह के लोगों को इकट्ठा कर कर ये बताना चाहते हैं कि अगर हम नहीं रहेंगे तो आपका कोई रहनुमा नहीं रहेगा, इसलिए आप लोग हमसे जुड़े रहो। इन दोनों भाइयों की पॉलिटिक्स को सौरभ देखें तो एक दिलचस्पी दिखेगी। असदुद्दीन ओवैसी जो कि बड़े भाई हैं, उनके जितने भी बयान को आप देख ले, एक भी बयान कम से कम उनका ऐसा नहीं दिखेगा जो संविधान की सीमा से परे हो, उस परिधि से बाहर हो, कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाला एक भी बयान नहीं होगा। संभव है कि आप उनकी विचारधारा से सहमत हो या नहीं हो, लेकिन वो बात संविधान सम्मत ही करते हैं जो बड़े भाई हैं। छोटे भाई की अगर देख ले केस, तो छोटे भाई केस में आपको लगेगा कि एक भी बयान शायद ही ऐसा हो जो संविधान की सीमा के अंदर हो। वो हर बात वो ऐसी बोलेंगे जो कि एकदम धज्जियां उड़ाने वाली होंगी, और ये शायद इन लोगों की रणनीति रही होगी कि तुम एक खास मैसेज दो और दूसरा मैसेज जो रियल पॉलिटिक्स है वो मैं इस प्रकार से देता हूं, क्योंकि आपको अपने पीछे एक भीड़ इकट्ठा करनी है, आपको अपने पीछे समर्थक नहीं लेना है, आपको अपने पीछे कार्यकर्ता नहीं रखने हैं, आपको एक उन्मादी भीड़ रखना है। और उसी के तहत आपको याद होगा कि जिस बयान की चर्चा इतनी ज़्यादा होती है कि 15 मिनट के अंदर अगर पुलिस पर हटा दिया जाए तो फिर वो क्या कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि उनको पे कर रही हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ किया नहीं जाता, लगातार ऐसे बोल रहे हैं। ठीक, अच्छा, राजस्थान चुनाव में कुछ कोई फंस गया है क्या चुनाव ओवैसी साहब का? अब देखिए ये लोग वहाँ चर्चा कर रहे हैं और मतलब अभी एकदम से ये कह पाना कि कांग्रेस ने वो लीड हासिल कर ली है नहीं, क्योंकि लग तो रहा है कि केसीआर सरकार बना लेंगे, लेकिन मोमेंटम गेन जो है वो कांग्रेस ने अप्रत्याशित किया है। और एक बात मैं बार बार कह रहा हूं कि इन 5 राज्यों में से तेलंगाना का चुनाव 2024 के लिहाज से, कांग्रेस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर जो हम सेकुलर वोट्स की बात करते हैं उसमें जो मुस्लिम वोट है, जो सबसे ज्यादा अगर एकमुश्त वोट कहें कि किसी की तरफ जाए तो वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिहाज से कॉन्स्टिट्यूएंसी में बदलाव करेगा, उसमें कांग्रेस पार्टी लीड लेती हुई दिख रही है। और जो मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूं कि प्रियोरिटी के तौर पर नंबर वन प्रियोरिटी मुसलमानों के लिए कांग्रेस पार्टी बन रही है। ये तेलंगाना में ओवैसी के लिए, केसीआर के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन अगर तेलंगाना कांग्रेस जीत गई या जीती नहीं भी, बहुत अच्छी बढ़त ले ली, तो ये सभी उन क्षेत्रों के लिए एक चुनौती होगी जो आज अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की ही जमीन लेकर और कांग्रेस को आंख दिखाते हैं या बार्गेन करने की कोशिश करते हैं। शायद इसी की प्रतीक्षा राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस कर रही है। और इसमें तो सर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी बहुत शानदार चुनाव लड़ रही है, और वहां पर MIM के जो सोर्सेज हमें वो ये बताते हैं कि उनको ये खतरा हो गया है
कि क्या इस बार मुस्लिम वोटों में बिखराव होगा, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट तो नहीं कर जाएंगे। ये एक बड़ा मैसेज है, और अगर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जीत होती है तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। मुख्यमंत्री कितने डरे हुए हैं कि मुख्यमंत्री खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार तेलंगाना में, गज्जर और कम्मापेट से, जबकि 2014 2018 में मुख्यमंत्री केसीआर 1 सीट चुनाव लड़े थे। तो ये बताता है कि अगर मुख्यमंत्री खुद 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके अंदर कांग्रेस को लेके या अपनी सत्ता की वापसी को लेके कितना डर है। ठीक, चलिए अब जरा उत्तर प्रदेश में एक कैंपेन, एक अभियान जो चल रहा है सरकार का, पुलिस का, उसकी बात करते हैं। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर अब सरकार का, पुलिस का डंडा चल रहा है, जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं, और कोई भी प्रोडक्ट किसी स्टोर में अगर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हलाल सर्टिफाइड, तो वो फिर प्रोडक्ट सीज कर लिया जा रहा है। ये अलग अलग शहरों में अभियान चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत ऐसी हुई कि इसकी एक शिकायत की गई थी एक थाने में, और वहाँ ये कहा गया था कि ये जो कुछ भी है ये कानून के खिलाफ है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तीसरा दिन है लगातार जब खाद्य विभाग और एफएसडीए की ये छापेमारी चल रही है। अब तक बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे ही सीज किए जा चुके हैं। इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो ये कि जो उस पर हलाल सर्टिफाइड लिखा हुआ है, वो सर्टिफिकेट किसने दिया है, कौन सी एजेंसी ने दिया है, कौन सी एजेंसी है हिंदुस्तान में जो ये काम करती है। तो मतलब आपने सिर्फ केवल भाई मुसलमान जो हैं वो हलाल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, वो खाने पीने की भी हो सकते हैं, आजकल तो कोई भी हो सकता है, लिपस्टिक भी हलाल होती है, तो आप उसको लुभाने के लिए कि ये भाई ये प्रोडक्ट जो है मुसलमान खरीद सकता है, इसलिए आपने उस पर हलाल सर्टिफाइड लिख दिया। दूसरा पक्ष ये है कि भाई जो दूसरे और लोग हैं, गैर मुसलमान जो समाज है, वो ये कहता है कि भाई ये हमको क्यों बेचा जा रहा है कह करके कि ये मुसलमानों के लिए सही है, हलाल है। तो ये दोनों विषय इस वक्त वहां पर चल रहे हैं। मौलाना लोग लेकिन इस कार्रवाई से बहुत नाराज हैं इस वक्त कि क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। नहीं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि कुछ चीज़ें ऐसा स्थायी बना दी जाती हैं, सामान्यकरण हो जाता है। ये सचमुच क्या हलाल सर्टिफिकेशन वाली कोई संस्था भारत सरकार ने बनाई क्या? भारत के संविधान से इतर कोई प्रमाण पत्र कैसे जारी हो सकता है? मुसलमानों की या हिंदुओं की या जैन की या पारसी की या सिख की किसी की आस्था है तो वो उनकी आस्था उनके अपने निजी कामकाज में होगी। उनको अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट करना है तो अपने लिहाज से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहां सबके लिए बाजार है वहां तो एक ही एजेंसी होगी ना, वो तो एफएसआई करेगी ना। वो तो भारत सरकार की एक संस्था है जो प्रमाणित करती है कि भाई ये जो फूड प्रोडक्ट है ये खाने लायक है कि नहीं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई तो इतने दिनों तक ही ये ठीक रहेगा, इसमें क्या क्या मिला हुआ है, उसके इंग्रेडिएंट होंगे और कौन सी चीज होगी। उसके अलावा अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो सीधे सीधे देश के संविधान का उल्लंघन कर रहा है। दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले इस देश की किसी सरकार ने संविधान विरोधी इस कृत्य पर सवाल नहीं खड़ा किया। नंबर 1। नंबर 2, ये जब आप कहते हैं, जो आपने कहा कि दूसरा हिस्सा कि दूसरों को क्यों बेच रहे हैं, इससे आगे का खतरा है। क्या वो हलाल सर्टिफिकेशन वाली जो रकम है, क्योंकि ये कंपनियां तो कुछ पैसा भी दे रही होंगी ना, कुछ उनको कमीशन दे रही होंगी, कुछ वो एक छोटा रकम हो या बड़ी रकम हो, वो क्या कहीं किसी और संगठन में जा रहा है? वो किसी आतंकवादी संगठन को तो नहीं जा रहा है? वो किसी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को तो नहीं जा रहा है? ये सारे सवाल भी खड़े होते हैं। मुझे लगता है कि ये कार्रवाई बस इतनी तक नहीं है और योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसको तय करके किया है। मुझे लगता है अब देश की दूसरी सरकारों को भी सोचना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं, अगर सरकार के बीच में कोई फैसला हो जाए, संविधान के भीतर कोई संस्था वो करे तो वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करेगी, ऐसे कोई तय कर लेगा, कल को हम लोग तय कर लें 4 लोग की नहीं हम ये लोग तय करेंगे, हमारा अपना सर्टिफिकेशन होगा तो हमारे इस मोहल्ले में, नोएडा की सोसाइटी में बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। सनातन सम्मत, ये कितना खतरनाक। इसमें अच्छा, एक लाइन, ये लिपस्टिक वाला आप कह रहे थे तो वैसे भी हराम है, वो तो हलाल हो ही नहीं सकता। नहीं, मुझे किसी ने बताया, आप कल को कह दें कि शराब, किसी जानकार व्यक्ति ने मुझे बताया लिपस्टिक जैसी चीज भी हलाल बताई जाती है कि मतलब ये उपयोग लायक है कि नहीं मुसलमान। बिल्कुल बिल्कुल, टूथपेस्ट, लिपस्टिक, इन सारी चीजों पे होता है सौरभ। और इसमें आप देखें तो जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि बिजनेस हाउसेस को आप सेम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं, और ऐसी संस्था के मार्फत आप उस फील्ड को सेम नहीं रख रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं, जो कि आपके कानून व्यवस्था संविधान के तहत नहीं है। जैसे एक बिजनेस हाउस और दूसरा बिजनेस हाउस एक तरीके का प्रोडक्ट अगर वो बनाता है तो सरकारी व्यवस्था ऐसी होती है कि उन दोनों के लिए जो मानदंड होंगे वो एक समान होंगे ताकि कंपटीशन एकदम से न्यूट्रल रहे। लेकिन यहाँ पर तो आप धर्म का सहारा लेके उस कंपटीशन को न्यूट्रल रख ही नहीं रहे, उसको एक पक्षी आपने बना दिया। यही आधार है इस पे प्रतिबंध करने का। और सौरभ, मैं आपको एक दिलचस्प चीज़ बताऊं कि बहुत जल्द ये दबाव
बिहार की नीतीश सरकार पर भी ये आने वाला है। बहुत जल्द संभव है कि आप देखें कि बीजेपी के नेता इस डिमांड को करें कि जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो किया है वो बिहार की सरकार क्यों नहीं कर रही है, बिहार की सरकार को भी ये करना चाहिए। हालांकि तय मानिए कि आरजेडी और नीतीश कुमार की सरकार इस काम को नहीं करेगी, लेकिन वहाँ पर वो दबाव में ज़रूर रहेंगे। अरे इसका दूसरा पक्ष ये है कि भाई एक अगर ठीक है, अगर मुसलमान भाई बहन जो हैं वो अपनी धार्मिक आस्था के हिसाब से किसी उत्पाद में ये जानना चाहते हैं कि इसमें ये फला चीज़ है या नहीं है, उसके हिसाब से वो तय करें कि मैं इसको इस्तेमाल करूंगा या नहीं करूंगा। फिर ठीक है, वो धर्म के हिसाब से उनको लगता है, तो क्यों नहीं उनको पता चलना चाहिए। अच्छा, बिस्किट और नमकीन में क्या हो गया, आप बताइए। चलिए मैं नहीं कह रहा हूं किसमें मैं कह रहा हूं हिंदू मुसलमान बैठ के बिस्किट नमकीन खाएगा तो ये देख के खाएगा, अरे भाई आप बिस्किट खा रहे अरे हो, देखिए नमकीन खा रहे हैं। आप अच्छा कभी केक खाते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं, मुझे लगता है आप भी शायद पूरी तरह वेजिटेरियन है। बिल्कुल बिल्कुल। आप उससे अंडा भी ना खाते हो। हाँ, नहीं खाते हैं, तो नहीं आप कभी खाते। बर्थडे पे केक जाते हैं तो पूछते होंगे ना कि एगलेस है या कैसा है। हाँ, लेकिन ये हम थोड़ी ना कहेंगे कि उसके लिए अलग से एक प्रमाणन का तरीका लेकिन निकालिए और उसमें- हमें कहेंगे कि- नहीं, वो ठीक है, वो सौरभ जी जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन सौरभ उसमें ये नहीं कहेंगे कि ये हराम का एग है या हलाल का एग है। वो डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। जैसे कहा जाता है कि पत्तियों के रस में कोई फर्क नहीं होता, पत्तियों में फर्क होता है, सब चीज़ें एक समान नहीं होती, लेकिन उन पत्तियों के रस में तो कोई फर्क नहीं होता। तो जो आपकी सोच का जो सोल है वो क्या है, वो ये है कि हम धर्म के आधार पर बिजनेस को डिस्क्रिमिनेशन के तहत खारिज कर रहे हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? ये आपकी आस्था हो सकती है, व्यक्तिगत तौर पे आप जो कुछ करना चाहे करें, लेकिन उसके आधार पर सर्टिफिकेशन किया जाए और उसके आधार पर इकोनॉमी को आप चलाने की कोशिश करें, तो ये तो फिर दूसरे पक्ष के साथ अन्याय हो जाएगा। उसका हाल चाल है। हलाल को लेकर आज योगी आदित्यनाथ जो कार्रवाई कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार रहते हुए वहां पर ये शिकायत दर्ज की गई थी कि पनीर को हलाल के नाम पर बेचा जा रहा है और इस पर कार्रवाई किया जाना चाहिए। उस समय कांग्रेस सरकार ने वो कार्रवाई नहीं की थी, और उस समय तो बाद में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने यह भी आरोप लगाया था कि इसका जो पैसा आ रहा है वो पीएफआई और सिमी जैसे संगठनों के पास जा रहा है और इसकी जांच होना चाहिए। उस समय कांग्रेस सरकार ने इसकी जांच नहीं की। तो मुझे लग रहा है योगी आदित्यनाथ ने जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा निर्णय है। इसके पीछे सिर्फ प्रोडक्ट का मामला नहीं है, इसके जो मैन्युफैक्चरिंग लोग जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है जो हलाल प्रोडक्ट बनाता है, पूरे देश के अंदर बेचता है। केरल के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हुई जो हलाल पनीर प्रोडक्ट में बनाती है और हलाल बेचती और है। हराम क्या हो सकता है? बिल्कुल, पनीर में में आ गया, लिपस्टिक में आ गया है, चावल में आ गया है, आटा में आ गया, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हिंदू लोगों को भी एक कहकर दिया जाता है कि बहुत सर्टिफाइड है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको इस्तेमाल करके देखिए। इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, इसमें हाँ, कोई मिलावट प्योर नहीं है, ये प्रोडक्ट है, बताया साफ जाता है। सुथरा है, खाने लायक प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है ये, और ये हिंदू लोगों को भी दिया जाता है। ये शिकायत दर्ज पहले भी हुई थी। इसके पीछे बेसिकली जो जांच होना चाहिए ये होना चाहिए कि पैसा कहीं पीएफआई या सीमी जैसे संगठन जो कट्टरपंथी संगठन है कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, इसकी जांच भी इसके साथ जरूर होना चाहिए। ठीक। आज वक्त इतना ही था कहानी कुर्सी के। बहुत शुक्रिया समीर चौगांकर साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, देवेंद्र आपका। आगे बढ़ेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और। न लाल डायरी, न पेपर लीक, न जात पात पर। राजस्थान में बटन दबेगा कन्हैया लाल पर। देखिए दोपहर 3 बजे।